हेलो बच्चों, आज हम विद्या प्रकाशन मंदिर की ओर से आपके लिए फिर एक चैप्टर मानव स्वास्थ्य तथा रोग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब संक्रामक और असंक्रामक रोगों के बारे में पढ़ना है। अब संक्रामक और असंक्रामक रोग का मतलब क्या होता है कि वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं संक्रामक रोग। और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं फैलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं असंक्रामक रोग। यानी कि इनको बोलते हैं हम इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब तो दो प्रकार के होते हैं डिजीज, यानी कि इन्फेक्शियस संक्रामक और नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस। तो संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं, जबकि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होते, नॉन इन्फेक्शियस, जैसे कैंसर डिजीज एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंचती है, और हार्ट की डिजीज कोई भी। अब जो संक्रामक रोग है उनमें हमें पहले पढ़ना है निमोनिया। निमोनिया रोग एक जीवाणु एक जीवाणु से होने वाला रोग है, और ये मुख्यतः शिशुओं में होता है, और डिप्लोकोकस निमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई नामक जीवाणु से होता है। और इसके अतिरिक्त स्टेफाइलोकोकस और कुछ अन्य जीवाणु भी इस रोग को उत्पन्न करते हैं। और जो निमोनिया होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है, विशिष्ट निमोनिया और द्वितीयक निमोनिया। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु से होता है, और इसमें सामान्य श्वसन तंत्र वाले व्यक्ति को हो जाता है। लेकिन द्वितीयक निमोनिया इन्फ्लुएंजा पीड़ित व्यक्तियों को स्टेफाइलोकोकाई से होता है। स्टेफाइलोकोकाई जीवाणु के कारण होता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं कि सबसे पहले इसमें रोगी को श्वास लेने में दिक्कत आती है, ब्रीथिंग में दिक्कत आती है। दूसरा, रोगी को तीव्र सर्दी लगती है, ठंड का एहसास होता है इसको। इसके अलावा उसको बुखार होता है और उसकी भूख भी मर जाती है। तो चार लक्षण बेसिकली होते हैं इसमें। एक तो सबसे पहले रोगी को सर्दी लगती है, रोगी को तीव्र ज्वर होता है, श्वास लेने में दिक्कत होती है, उसकी भूख मर जाती है। अब रोकथाम के क्या उपाय हैं कि संक्रमित व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक संक्रमित बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीज है, संक्रामक बीमारी है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होती है, इसलिए उनसे दूर रहना चाहिए। रोगी के द्वारा प्रयोग किए गए वस्त्र, बर्तन आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और तीसरा, घर तथा पड़ोस में हमेशा स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। स्वच्छता बनाए रखना, अपनी और आसपास की स्वच्छता बनाए रखना सभी रोगों से निदान का एक सबसे सरल तरीका है। जितनी भी ये रोग होते हैं ज़्यादातर गंदगी से ही होते हैं, इसलिए जितनी भी सफाई होगी उतनी ही अधिक संभावना होगी कि व्यक्ति को रोग नहीं होगा। इसके अलावा जो दूसरा है जुकाम, यानी कि सामान्य ठंड। जुकाम जो होता है वो एक वायरस होता है, राइनो वायरस। जो 200 से ज़्यादा प्रकार के वायरस होते हैं उनसे जुकाम होता है, सामान्य ठंड बोलते हैं।
और ये विषाणु जल की कणिकाओं के रूप में नाक से स्रावित होता है और ये एयर में फैल जाता है, और उस एयर के संपर्क में आने पर जो व्यक्ति होता है उसके संपर्क में जब आता है तो वो उसकी नाक में चली जाती हैं, उसके बॉडी में प्रवेश कर जाती हैं और वो जाकर उसमें रोग को फैला देती हैं। लक्षण में आँखों में और नाक से पानी आता है, और जो खांसी होती है वो भी हो जाती है, और खांसी के साथ साथ जो एक म्यूकस होता है वो भी बॉडी से बाहर आ सकता है, और हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, और कुछ अन्य असमानताएं हो जाती हैं जो दिक्कत हो सकती है। रोकथाम के उपाय कि ये संक्रमित व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, और इसके अलावा खांसते समय छींकते समय रुमाल आदि का प्रयोग करना चाहिए जिससे औरों को जुकाम ना हो। आसपास सफाई रखनी चाहिए, और जिन व्यक्तियों को रोगी ने यूज़ किया है उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। तीसरा होता है टाइफाइड। टाइफाइड ज्वर यानी कि टाइफाइड फीवर जो होता है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। ये जीवाणु आंत में रहता है और रक्त परिसंचरण द्वारा शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है, और ये रोग अधिकतर गर्मियों में होता है, और इसका जो जीवाणु होता है संक्रमित भोजन, जल, मलमूत्र आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों में पहुंचता है। मक्खियां इस रोग को फैलाने में मुख्य रूप से भूमिका निभाती हैं। खाने पर जो गंदगी होती है जब वो बैठती हैं वहाँ से वो उस जीवाणु को लेकर खाने में पहुँचा देती है, खाना खाने पर वो हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ आदि में ये रोग अधिक फैलता है क्योंकि गंदगी अधिक होती है, और ये सामान्यतः 1 से 15 वर्ष के बालकों में भी अधिक होता है। लक्षण लंबे समय तक तेज बुखार होता है। ये सबसे प्रमुख लक्षण है टाइफाइड फीवर का कि एक तो रोग ज़्यादा मतलब बुखार अधिक होगा और लंबे समय तक रहेगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रहता है, और पूरे शरीर में दर्द रहता है, भूख नहीं लगती है। दवाई लेने के बाद थोड़ा सा आराम लगता है, लेकिन दवाई थोड़ी सी अगर हम नहीं खा पाते हैं किसी वजह से तो फिर दोबारा से बुखार हो जाता है। लंबे समय तक चलने वाला बुखार होता है ये, और शरीर पर कभी कभी चमकीले छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, और आंतों से रक्त का स्राव भी हो जाता है, और 10% केसों में रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। बचाव के उपाय, हमेशा खाद्य पदार्थों को ढक के रखना चाहिए, मक्खियों को बचाने के लिए रखना चाहिए। कोई भी जो यूज़ है कि ऐसी दवाइयों का प्रयोग करें जिससे मक्खी आसपास ना आए, खाने को बचा के रखना चाहिए उनसे। रोगी के जो संपर्क में जो सामान आते हैं उसको कम से कम यूज़ करना चाहिए। रोगी को हवादार रोशनी युक्त कमरे में रखना चाहिए। मल मूत्र जो होता है रोगी का, थूक आदि को नष्ट कर देना चाहिए, वो लोगों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। बाजार में जो खुले हुए खाद्य पदार्थ मिलते हैं उनको कम से कम खाना चाहिए क्योंकि खाद्य पदार्थों से ही ये जीवाणु बॉडी में प्रवेश करता है। वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए, आसपास सफाई रखनी चाहिए, और टाइफाइड का जो टीका होता है, जो वैक्सीन होती है, उसका प्रयोग करना चाहिए। टीके से इसकी सुरक्षा मिलती है। अब इसके बाद असंक्रामक रोग जो है, असंक्रामक रोग, वे रोग जो एक जगह से दूसरी जगह तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचते हैं, उन्हें हम असंक्रामक बोलते हैं रोग। और जैसे पहला है एलर्जी। एलर्जी वास्तव में हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम है, अर्थात जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जरूरत से अधिक कार्य करने लगता है, जितना वो कार्य करता है उससे अधिक कार्य करने लगता है, उसे हम एलर्जी बोलते हैं। और इसमें हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होती है वो नॉर्मल से अधिक होने लगती हैं, और अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। किसी को धूल से होती है, किसी को परागकण से होती है। इसीलिए
किसी किसी व्यक्ति को विशेष मौसम में जब परागकण आते हैं तो वो वायु में आते हैं और वायु के संपर्क में उस व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं, तो उस समय उसको एलर्जी अधिक होती है। इसके अलावा किसी को कीट से होती है, किसी को किसी मेडिसिन से हो सकती है, और किसी भी अन्य फैक्टर से किसी को भी एलर्जी हो सकती है। और इसमें बॉडी पर लाल चकत्ते पड़ सकते हैं। बॉडी की जो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जरूरत से अधिक म्यूकस स्रावित होने लगता है, जिससे सांस लेने में और छोड़ने में दिक्कत आने लगती है। छींक आने लगती है, नाक से पानी बहने लगता है, शरीर में खुजली हो सकती है। और इसका जो रोकथाम का उपाय है कि ऐसे स्थानों पर हमें नहीं जाना चाहिए जिसको एलर्जी होती है, कि जहाँ पर जिस चीज़ से उसको एलर्जी है वहाँ पर वो चीज़ प्रेजेंट। माना किसी को धूल से एलर्जी है तो वो ऐसी जगह पर ना जाए जहाँ पर धूल हो। किसी को परागकण से एलर्जी है तो वो परागकणों के संपर्क में, फूलों के संपर्क में ना आए। मास्क लगा के रहना चाहिए और शरीर पर पूरे को ढक कर रखना चाहिए, जिससे एलर्जी जो होती है वो ना हो पाए। एलर्जी के लिए बेसिकली जो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन जो होता है वो मास्ट सेल से और कुछ अन्य कोशिकाओं से निकलता है, और मास्ट सेल जो होता है एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ में एड्रेनलिन और स्टेरॉइड जैसी औषधि जो होती हैं वो यूज होती हैं। और जो इसकी रोकथाम के उपाय, सबसे अच्छा उपाय यही है कि जहां पर एलर्जी वाले कण हो या जिससे एलर्जी होती है वो सब्सटेंसेस जहां पर उपलब्ध हों वहां पर हमें नहीं जाना चाहिए। और अगर एलर्जी हो जाती है तो इसमें हमें एंटीबायोटिक थेरेपी भी यूज करनी पड़ सकती है और कुछ अन्य दवाओं का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो इस चैप्टर से अक्सर पूछे जाते हैं, और इन प्रश्नों को बार बार करने से आपको एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है आपको अक्सर इनमें से मिल जाएंगे। धन्यवाद। इसमें हमें इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ना है। हमारे शरीर में एक ऐसा सिस्टम उपस्थित होता है जो हमें विभिन्न रोग और रोगाणुओं से बचाता है, और इस सिस्टम को हम प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम में किसी भी रोग के जो वाहक होते हैं, जो रोग के पैथोजन होते हैं यानी कि जो रोग उत्पन्न करने वाले जीव होते हैं, उनको पहचाना जाता है और उनको मारकर शरीर में उनकी वृद्धि को रोका जाता है और रोगों को होने से बचाया जाता है। जो इम्यूनिटी है वो बेसिकली दो प्रकार की होती है हमारे यहाँ। एक होती है ह्यूमोरल और एक होती है सेलुलर यानी कि कोशिकीय। और ह्यूमोरल वर्ड जो होते हैं वो तरल के लिए यानी कि फ्लूइड के लिए लगाते हैं, और ये एंटीबॉडीज़ की सहायता से होती है इसलिए, और एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो ब्लड में होते हैं इसलिए इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये सेल्स होती हैं जो पैथोजेंस को, रोगाणुओं को मारती हैं। तो जो ये दोनों प्रकार की इम्यूनिटी है उसमें से एक इम्यूनिटी जो है ह्यूमोरल वो एंटीबॉडीज़ के द्वारा होती है, जबकि दूसरी जो होती है वो डायरेक्ट कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है जो पैथोजन को मारती हैं। जो इनका निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, बेसिकली बोन मैरो बोलते हैं इनको। और बोन मैरो में सेल्स प्रोड्यूस होती हैं लिम्फोसाइट्स। अब इन लिम्फोसाइट्स में से कुछ सेल्स थाइमस ग्रंथि में चली जाती हैं और वहाँ जाकर परिपक्व होती हैं, वहाँ पर जाकर वृद्धि करती हैं, जबकि कुछ सेल्स वहीं बोन मैरो में ही रह जाती हैं।
अस्थि मज्जा में जाती है और वहीं परिपक्व होती हैं। जो लिम्फोसाइट्स थाइमस ग्रंथि में, थाइमस ग्लैंड में परिपक्व होती हैं उन्हें हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। इन्हें टी सेल्स भी कहते हैं। जबकि जो बोन मैरो में परिपक्व होती हैं उन्हें हम बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स कहते हैं। टी सेल्स और बी सेल्स दोनों ही रोगाणुओं से हमारी रक्षा करती हैं, लेकिन इनके कार्य करने का तरीका भिन्न भिन्न होता है। टी सेल्स 4 प्रकार की होती है बेसिकली। हेल्पर टी सेल यानी कि सहायक कोशिकाएं, सहायक टी सेल। दूसरी होती है किलर। तीसरी होती है सुप्रेसर और चौथी होती है मेमोरी यानी कि स्मृति कोशिकाएं। ये सप्रेसर और ये किलर कोशिकाएं। इसे दमनकारी भी बोलते हैं, दमन कर देती है किलर को। अब बी लिम्फोसाइट सेल्स जो है उसमें से भी कुछ कोशिकाएं मेमोरी सेल्स होती हैं और कुछ सेल्स जो होती हैं वो अपना क्लोन बनाती हैं, अर्थात अपने जैसी कॉपीज बनाती, अपनी जैसी सेल्स बनाती हैं और इन क्लोन्स को प्लाज्मा सेल्स कहते हैं, प्लाज्मा कोशिकाएं कहते हैं। और यही प्लाज्मा कोशिकाएं एंटीबॉडीज बनाती हैं प्रतिरक्षा करने के लिए और ये पैथोजन को किल करती हैं, रोगाणुओं की मृत्यु करती है, उनको मार देती है। हेल्पर टी सेल 2 काम करती है विशेष रूप से। एक तो ये किलर टी सेल्स को उत्प्रेरित करती है, स्टिमुलेट करती है पैथोजन को मारने के लिए, किल करने के लिए। और हेल्पर टी सेल यहां पर इन बी सेल्स को भी एक्टिवेट करती है, उत्प्रेरित करती है प्लाज्मा सेल और एंटीबॉडीज बनाने के लिए। किलर कोशिकाएं रोगाणुओं को मारती हैं और मेमोरी सेल्स दोनों की इसकी स्मृति, जो रोगाणु पहली बार हमारी बॉडी में आता है उसकी स्मृति रख लेती हैं अपने अंदर। और जो ये सप्रेसर सेल्स होती हैं ये हमारी बॉडी में हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी के पार्ट्स को ना मारने लगे तो उसकी जो एक्स्ट्रा काम होता है, उसका जो जरूरत से अधिक काम होता है उसको रोकती है, जिससे ये रोगाणुओं को तो मारे लेकिन हमारी बॉडी के पार्ट्स को ना मार पाए, ना उनको नष्ट ना कर पाए। और मेमोरी सेल जो किलर टी सेल है वो मारती है, जो मेमोरी सेल है यहाँ पर वो स्मृति रख लेती है पैथोजन की, रोगाणु की। और जब वो रोगाणु दोबारा से आता है तो वो उसको पहचान लेती हैं और पहचान कर वो किलर में कन्वर्ट हो जाती हैं और उसको मारने लगती है। इसी प्रकार से मेमोरी सेल जो बी सेल्स होती हैं वो भी उसकी स्मृति रखती हैं और जब अगली बार कभी पैथोजन रोगाणु आता है तो वो उसको पहचान लेती हैं और उसको एंटीबॉडीज तेजी से बनाने में सहायता करती हैं। इसी के आधार पर जो इम्यूनिटी होती है वो 2 प्रकार की होती है, या जो रेस्पॉन्स होता है, इम्यून रेस्पॉन्स होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक प्राथमिक यानी कि प्राइमरी और दूसरा होता है द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी। अब जब पहली बार कोई पैथोजन रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ जो हमारा इम्यून रेस्पॉन्स होता है वो धीमा होता है, हल्का होता है, स्लो होता है, धीरे धीरे बनता है। एंटीबॉडीज जो बनती है वो धीमे धीमे बनती है, उनकी संख्या भी कम होती है और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स यानी कि प्राथमिक रेस्पॉन्स। ये प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है। लेकिन जब वही पैथोजन हमारी बॉडी में दोबारा से पहुंचता है, जब भी वही रोगाणु हमारी बॉडी में दोबारा से पहचान आता है तो जो स्मृति कोशिकाएं हैं वो उसको पहचान लेती है और अब जो इम्यून रेस्पॉन्स होगा, अब जो इम्यून प्रतिक्रिया होगी उसके खिलाफ वो तेज होगी
और जल्दी होगी। यानी कि अगर एंटीबॉडीज बनेंगी तो वो अब ज़्यादा संख्या में बनेगी और बहुत जल्दी बन जाएगी, और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स, द्वितीयक प्रतिक्रिया। सेकेंडरी रेस्पॉन्स का मतलब द्वितीयक प्रतिक्रिया। तो दो प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, प्राथमिक और सेकेंडरी, और यही जो बेस है, मेमोरी सेल जो है, वो टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन का बेस होता है। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले डेवलप किया था वैक्सीन। तो वैक्सीन में या तो जीवित लेकिन अक्रिय रोगाणु को देते हैं, या मृत रोगाणु को देते हैं, सस्पेंशन होता है, या उसका कोई केमिकल जो होता है वो बॉडी में डाला जाता है, जो इनएक्टिवेट किया जाता है, जिससे वो बॉडी में जाकर हार्म तो ना करे लेकिन उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनने का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो जाए। जब हम पहली बार वैक्सीन देते हैं, टीका देते हैं, तो पहली बार उसकी बॉडी में प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, और जब कभी पैथोजन दोबारा से आ जाता है, यानी कि वो हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है रोगाणु, तो अब जो उसकी मेमोरी सेल्स है जो हमारे लिए पहले से ही तैयार करके रख रखी थी, तो वो उसको पहचान लेती है और अब उसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, और वो जो वैक्सीन के जो एंटीबॉडीज बनी है वैक्सीन से, वो उसको पहचान लेती है और पहचान कर अब उसको नष्ट करने लगते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और वो शरीर में रोग उत्पन्न नहीं कर पाता। यही टीके का बेस होता है। अब जो सेकंड है वो है जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। अब जो प्रतिरक्षा शरीर में जन्म से उपस्थित होती है उसे हम बोलते हैं जन्मजात यानी कि सहज, और जो जीवन में व्यक्ति ग्रहण करता है बर्थ के बाद उसे हम बोलते हैं उपार्जित, यानी कि इसे बोलते हैं हम इनेट और इसे बोलते हैं एक्वायर्ड। तो जो इम्यूनिटी, ये जो प्रतिरक्षा हमें जन्म से प्राप्त होती है, ये जन्म से हमारे अंदर उपस्थित होती है, हम उसे बोलते हैं सहज और इनेट, और जो जन्म के बाद हम ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, उसे बोलते हैं एक्वायर्ड। तो जो पहला कैरेक्टर है वो है ये जन्म से उपस्थित होती है, और ये जन्म के बाद विकसित होती है, जन्म के पश्चात विकसित। दूसरा, ये एक अविशिष्ट प्रतिरक्षा है, अविशिष्ट यानी कि नॉन स्पेसिफिक है। अविशिष्ट का मतलब क्या है? ये सभी प्रकार के रोगाणुओं के लिए एक जैसी होती है, लेकिन जो एक्वायर्ड होती है वो उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है वो विशिष्ट होती है, यानी कि अलग अलग प्रकार के रोगाणुओं के लिए ये उपार्जित प्रतिरक्षा अलग अलग होती है और ये सभी के लिए एक जैसी होती है। इसके बाद ये मुख्य रूप से अवरोधों के कारण होती है, और ये जो होती है मुख्य रूप से बी और टी सेल से होती है। इसके बाद इसके जो एग्जाम्पल है, उदाहरण जो है, मानव में जो त्वचा होती है, स्किन होती है, रोगाणुओं के प्रवेश को रोकती है। मुंह में जो लार होता है, आंखों में जो आंसू होते हैं, वो रोगाणुओं को अंदर प्रवेश करने से रोकती है। जबकि मानव में जैसे चेचक की बीमारी की प्रतिरक्षा है या कोई भी बीमारी की जो प्रतिरक्षा जो होती है वो उपार्जित इम्यूनिटी कहलाती है। इसके बाद है इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? अब इंटरफेरॉन्स हमारे इम्यून सिस्टम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना होती है। तो
इंटरफेरॉन्स जो होती है, जो विषाणु से संक्रमित कोशिका होती है, विषाणु संक्रमित कोशिका जो होती है वो 270 अमीनो अम्लों वाली एक प्रोटीन का संश्लेषण करती है जिसे इंटरफेरॉन कहते हैं। तो इंटरफेरॉन जो होते हैं वो, ये जो सेल है, माना ये सेल है, ये वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है और इसके बराबर वाली ये सेल है, ये वायरस से संक्रमित नहीं है। तो ये वायरस से संक्रमित जो कोशिका है ये एक प्रोटीन बनाती है जिसे हम इंटरफेरॉन कहते हैं। अब ये जो इंटरफेरॉन प्रोटीन होती है ये इस सेल को तो सुरक्षित नहीं रख पाती है, लेकिन ये जो बराबर वाली पड़ोस की सेल है इसको सुरक्षित रखती है और ये एक प्रोटीन बनाती है। इंटरफेरॉन समीप की सेल को एक प्रोटीन बनाने के लिए प्रेरित करती है जिसका नाम होता है TIP, ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन, यानी कि अनुवादन दमनकारी प्रोटीन। तो ये TIP होती है यानी कि ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन, ये वायरस के जो ट्रांसलेशन होता है उसको रोक देती है, उसके प्रोटीन के संश्लेषण को रोक देती है जिससे वायरस की वृद्धि नहीं हो पाती और ये सेल सुरक्षित रह जाती है। तो इंटरफेरॉन 270 अमीनो अम्लों से बनी विशेष प्रोटीन होती है जो वायरस से संक्रमित कोशिकाएं बनाती हैं, संश्लेषित करती हैं और ये वायरस से संक्रमित कोशिका के बराबर वाली जो पड़ोस की कोशिकाएं होती हैं उसको वायरस के आक्रमण से बचाती हैं और ये एक प्रोटीन स्रावित करती है, मतलब बराबर वाली सेल है उसको एक प्रोटीन संश्लेषित करने के लिए प्रेरित करती है जिसका नाम होता है TIP, ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन। और ये वायरस के ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादन को रोक देता है जिससे उसकी प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाता और वायरस का जो बनना होता है वो रुक जाता है, वायरस का जो गुणन होता है वो रुक जाता है और ये पड़ोस की कोशिकाओं को सुरक्षित कर देती है। अब जो इंटरफेरॉन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, दूसरा बीटा और गामा। इंटरफेरॉन अल्फा जो होता है वो ल्यूकोसाइट्स इसको बनाती हैं और ये प्राथमिक कैंसर में यूज होते हैं, उनके ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस C और हर्पीज जेनाइटलिस जैसे रोगों के उपचार में यूज होते हैं। बी जो होती है वो फिब्रोब्लास्ट सेल्स इसको बनाती हैं, फिब्रोब्लास्ट संयोजी ऊतक की कोशिकाएं होती हैं वो इसको उत्पन्न करती हैं और इनका जो यूज है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक जो रोग होता है उसके ट्रीटमेंट में होता है। जबकि गामा को लिम्फोसाइट बनाती हैं, लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं बनाती हैं और इनका प्रयोग क्रोनिक जो डिजीज होती हैं, वंशागत प्रतिरक्षा, जो वंशागत अस्थिरोग होते हैं, वंशागत अस्थिरोग और जो अन्य वंशागत रोग होते हैं उनके ट्रीटमेंट में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके